फूटी चोंच वाला तोता। बच्चों, आज हम ये कहानी सुनने वाले हैं। मेज पर पड़ा अब्बू का कलम नन्ही कासनी को ललचा रहा था। इसका जी चाह रहा था कि फौरन कलम को उठा ले और यहाँ वहां हर जगह तस्वीर बनाने लगे। कागज मिले तो कागज पर, नहीं तो जमीन पर, दीवार पर, कहीं भी इसने तस्वीरें बनाना अभी अभी सीखा था। जब से इसे घड़ा, आम और तोता बनाना आया, तब से वो हर वक्त बेकरार रहती थी। इनकी तस्वीरें बनाने को मौका मिलता ही वो शुरू हो जाती। जब भी मौका मिलता वो तस्वीरें बनाने लगती। पहले तो उसने लाल ईंट के टुकड़े का इस्तेमाल किया, कभी जमीन पर तो कभी किसी पेड़ के मोटे तने पर कुछ ना कुछ खींचती रहती, कुछ ना कुछ बनाती रहती। घड़ा, आम, तोता। फिर इसे सफेद चौक दिया गया और कहा गया कि स्लेट पर ही इसका इस्तेमाल करें। कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा तख्ती पर जब सफेद घड़िया, सफेद आम या सफेद तोता उभरता तो वो खुश हो जाती। लेकिन फिर उसे उकताहट महसूस होने लगी। वहां दो ही रंग हुआ करते, बस सफेद और सियाह यानी काला। ये भी कोई बात हुई भला? आसपास देखो तो इतने सारे रंग हैं और यहाँ मेरे घड़िया भी सफेद, आम भी सफेद और तोता भी सफेद। इसने सोचा। जब वो सफेद चाक से बिल्कुल बेजार हो गई तो उसने अब्बू से कहा, मुझे ये चौक नहीं चाहिए। क्यों? अब्बू ने इसको उकताहट की वजह समझ में ना आई। इसने हर चीज सफेद बनती है, सफेद चौक से सफेद ही चीज बनेगी ना। अब्बू मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तो ये बात है। अब्बू को इसकी बात कुछ समझ में आने लगी थी। उन्होंने अपने दफ्तर वाले थैले में से हाथ डाला और एक पेंसिल निकाली। लो, इससे काम चलाओ। अब्बू ने पेंसिल इसके हवाले कर दी। वो खुश हो गई। खुशी खुशी वो अब्बू के थैले को ही अपनी स्लेट समझ बैठी। इसने थैले को अपनी तरफ खींचा और कुछ बनाने लगी। अभी पेंसिल की नोक ने थैला छुआ भी ना था कि अब्बू हड़बड़ा गए। अरे इस पर नहीं, मैं तुम्हें कागज देता हूँ। कासनी रुक गई। अब्बू ने थैले से एक कोरा कागज निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। कासनी फौरन शुरू हो गई। इसकी नाजुक नाजुक उंगलियों में फंसी पेंसिल कोरे कागज पर जादू जगा रही थी। इसे सफेद रंग से निजात मिल चुकी थी। अब इसका घड़ा सुरमाई घड़ा था, आम सुरमाई था, तोता सुरमाई था। इसे अपनी तस्वीरों का सुरमाई हो जाना अच्छा लगा। कासनी की पेंसिल अब हर घड़ी इसके पास होती और जैसे मौका मिलता पेंसिल के साथ इसका खेल शुरू हो जाता। घर हो, स्कूल हो या फिर बाग बगीचे, जगह की कोई खैर नहीं थी। कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर वही उकताहट। आखिर सब कुछ सुरमई और सिर्फ सुरमई कैसे हो सकता है? एक दिन मेज पर पड़ा अब्बू का कलम उसे सुरमई दुनिया से छुटकारा दिला सकता है, उसे ऐसा लगा। उसने कलम को देखा। अब्बू इसमें हमेशा नीली रोशनाई भरा करते थे। वो अब्बू का सबसे पसंदीदा कलम था। हर वक्त उनके दफ्तर के थैले में ही पड़ा रहता था। पता नहीं आज कैसे बाहर छूट गया था। कासनी ने एक बार फिर कलम को जी भर कर देखा। काही रंग के धड़क पर सुनहरे रंग का ढक्कन बहुत खुशनुमा लग रहा था, जैसे हरी घास को किसी ने मलिका का ताज पहना दिया हो। कांच के धड़े से नीली रोशनाई आर पार दिखाई दे रही थी।
जब कलम से बहुत काम लिया जाता तो रोशनाई सरक कर नीचे चली जाती, जैसे बुखार कम हो जाता है थर्मामीटर के पारे में। कास्नी ने करीब जाकर देखा, अभी रोशनाई पेंदे तक भरी थी। नली से झांकती हुई नीली रोशनाई ने जैसे इसे इशारा किया और कास्नी ने झट से कलम उठा लिया। गोल गोल घुमाकर ढक्कन को फौरन अलग किया। अंदर सुबक सुबक सी नींब मुस्कुरा रही थी, जाफरानी रंग की नींब। कास्नी ने हल्के से नींब की नोक पर उंगली फेरी। इसको चुभन सी महसूस हुई, लेकिन अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे नींब तितली की मुंह की तरह हो। अब कास्नी से सब्र नहीं हुआ। उसने कलम बंद किया और अपनी फ्रॉक में छुपा लिया। अब कागज खोजने लगी, कोरा कागज। कास्नी ने सोचा, मगर कागज कहाँ है? अब्बू तो थैला साथ ले गए हैं दफ्तर। उसने एक तरकीब लगाई। कास्नी के दिमाग बिजली की तरह तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। उसकी कॉपी का कोई सफा फाड़ लिया जाए, ऐसे कि किसी को शक न हो। इसने बाहर वाले कमरे की जानिब दौड़ लगाई। वहां जाकर क्या देखती है नजारा कि अम्मी ने अलमारी पर ताला लगा रखा है और स्कूल का झोला यानी बैग अलमारी में है। अम्मी जाने कब आएंगी, कब ताला खुलेगा। अम्मी के आने के बाद मसला भी हल नहीं होगा। इनकी मौजूदगी में ना तो कॉपी फाड़ी जा सकती है, ना ही अब्बू के कलम के साथ जोर आजमाई की जा सकती है। वो मायूस हो गई। अब क्या किया जाए, यही सोचते वो वापस अंदर वाले कमरे में आ गई। फ्रॉक में छुपाया हुआ कलम इसे गुदगुदी करने लगा था। इसने कलम बाहर निकाला। कांच के अंदर नीली रोशनाई साफ नजर आ रही थी। कास्नी से रहा नहीं गया। उसने ढक्कन खोला। जाफरानी नींब अब भी मुस्कुरा रही थी। कलम हाथ में लिए कास्नी ने इधर उधर देखा। सामने दीवार थी, इतनी सफेद जैसे कि सादा कागज। बस फिर क्या था। कास्नी पहुंच गई, हाथ में कलम लिए दीवार के पास। क्या बनाया जाए? इसने अब्बू की नकल करते हुए अपना सर कलम के पेंदे से हल्के हल्के ठूंका। तीसरी ठोंक में ही फैसला हो गया, तोता। अब इस बात की देर थी। उसने दीवार पर कलम फेरा, मगर दीवार के खुरदुरे पेन ने कलम का काम मुश्किल कर दिया। अब दीवार कागज की तरह चिकनी तो नहीं हो सकती थी, इसलिए तोते के धड़ बनाने के लिए खींची गई लकीरें जहां तहां से बल खाने लगी। कास्नी ने इन्हें संभालने की कोशिश की तो कलम कुरकुरे करने लगे, खरखर करने लगा। वो घबरा गई, फौरन कलम हटा लिया और निब का मायना किया। निब पतली सी नोक में चूने के दाने, बारीक जो सुकूक होता है, वो अटक गया था। कास्नी ने दीवार की तरफ देखा। बुराक जैसी सफेद सतह पर बल खाती हुई नीली लकीरें बहुत दिलकश मालूम हो रही थी। कास्नी को लगा जैसे इसने एक और रंग पर काबू पा लिया। वो जोश से भर गई। फ्रॉक के साथ कलम की नीब को आनन फानन में साफ किया और तोते की चोंच बनाने लगी। कलम बहुत मुश्किल से चल रहा था, इसलिए खर खर बढ़ती चली जा रही थी। कास्नी ने थोड़ा जोर लगाया तो कलम बिल्कुल रुक गया। कास्नी ने और जोर लगाया, बस कयामत हो गई। चट की हल्की सी आवाज आई हुई और नीब चटक गई। कास्नी को काटो तो खून नहीं। इसने घबरा कर नीब को टटोला। नीब दर्द गई थी और नीब की दोनों फांकें दोनों सिंक में बुड़ गई थी। कास्नी की आंखों में आंसू छलक आए। अब्बू को सबसे पसंदीदा कलम का इतना बुरा हशर। शाम में अब्बू वापस आएंगे तो जाने क्या होगा, इस ख्याल से ही वो डर गई। जल्दी जल्दी कलम को बंद किया और वहीं वापस मेज पर रख दिया। शाम होते ही इसका दिल इस तरह धक धक करने लगा
कि वो बाहर खेलने भी नहीं जा सकी। अब वो आए तो सीधे अंदर वाले कमरे में चली गई। कासनी का दिल उछलकर हलक में आ गया। इसने कंगियों से देखा कि अब क्या होता है। अबू ने कलम को मेज पर पड़ा देखा तो इत्मीनान की सांस ली और कलम अपने थैले में डालने लगे। कासनी ने सोचा कि चलो बला टली, मगर ये क्या, अब्बू ने तो अपना इरादा बदल दिया। अब वो कलम का ढक्कन खोलने लगे थे। जैसे थैले में डालने से पहले हर तरह से इत्मीनान कर लेना चाहते थे। कासनी की तो जैसे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। इसने सहम कर दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। किसी ने मेरे कलम को छुआ। अब्बू इतनी जोर से गरजे कि अम्मी बावर्ची खाने से इधर दौड़ पड़ी। कासनी अब्बू और जोर से गरज लगाते हैं, दीवार पर इनकी नजर पड़ जाती थी। वो थर थर कांपती हुई कमरे में पहुंची। ये तूने क्या किया? अब्बू ने कलम उसकी आंखों के आगे नचाते हुए पूछा। फिर दीवार की तरफ इशारा करते हुए चीखे, कलम का सत्यानाश तो किया ही, दीवार का भी हुलिया बिगाड़ दिया। लो अब करो ठीक इसको। अब्बू ने कलम जोर से जमीन पर पटका। कासनी की तो रुलाई फूट गई। इसने अब्बू को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। इसने बेबसी से अम्मी की तरफ देखा। वो अपना दुपट्टे से दीवार से तोता मिटाने की कोशिश कर रही थी। इसकी कोशिश से तोते की आधी चोंच गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अम्मी ने इस तोते की चोंच तोड़ दी। चोंच टूटी पर नजर पड़ते ही कासनी के जब्त का बांध टूट गया। वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। जब बार बार चुप कहने के बाद इसका रोना नहीं थमा तो अम्मी ने खामोशी से इसका हाथ थामा और उसे बाहर वाले कमरे में बिठा दिया। वो देर तक हिचकियां लेती रही। इसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपनी आंखें पोंछती और बार बार उसके गाल आंसुओं से भीग जाते। हिचकियों पर काबू पाने की कोशिश में गले से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी। नाक पर भी नाला बन गया था। वो कभी आंखें पोंछती, कभी गाल और कभी नाक। देर तक यही सिलसिला चलता रहा। अचानक कमरे की खिड़की पर किसी ने हल्के से ठक ठक की। इसने चौंक कर देखा तो इसका मुंह खुला का खुला रह गया। खिड़की पर वही तोता बैठा था, टूटी चोंच वाला तोता। इसने सोचा कोई और तोता होगा जो इत्तेफाक से इधर चला आया हो, लेकिन इस तोते का रंग हरा नहीं नीला था, ठीक अब्बू की कलम की रोशनाई की तरह। तब तो मेरा ही तोता है। कासनी ने खिड़की की तरफ झट लगा दी। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तोते ने दूसरे तोतों की मानिंद नहीं थी। इसकी आवाज अलग थी। इसके आवाज में तनखार की बजाय सस्कारी थी। मगर तुम यहाँ पहुंचे कैसे? कासनी ने हैरत खत्म ही नहीं हो रही थी। क्यों? तुमने ही तो मेरी तस्वीर बनाई थी दीवार पर। हाँ हाँ, कासनी ने फौरन इसकी बात काट दी और कुछ और याद नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा नाम क्या है? कासनी ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। मेरा नाम तो तुम्हें रखना है क्योंकि तुमने मेरी तस्वीर बनाई थी। ठीक कहते हो, अभी सोचती हूँ तुम्हारा नाम। कासनी अब्बू की तरह उंगली से अपना सर ठोंकने लगी। नीलकंठ नहीं, वो तो दूसरी चिड़िया का नाम है। नील गाय, अरे ये तो गाय होती है। फिर नील तराज। तुम्हारा नाम है तोता नील तराज। क्यों नील तराज ही क्यों? नील इसलिए कि तुम दूसरे तोतों की तरह हरे नहीं नीले हो, और तराज इसलिए कि मैंने तुम्हें
तस्वीर बनाया था। समझ गए मियाँ मिट्ठू। कासनी अपनी अक्लमंदी पर खुद ही झूम उठी। मियाँ मिट्ठू को भी अपना ये नाम बहुत पसंद आया। उसने जोर से टाँ टाँ करने के लिए अपनी चोंच खोली, लेकिन वहां से टंकारे की बजाय फिर वही सिसकारी तोता उदास हो गया। कासनी ने भी ये बात महसूस कर ली। आखिर तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तुम दूसरे तोतों की तरह साफ साफ क्यों नहीं बोलते? टूटी चोंच वाले तोते की आवाज ऐसी ही होती है। नील नाराज और उदास हो गया। कासनी को अपनी अम्मी पर बहुत गुस्सा आया। सब अम्मी की वजह से हुआ। ना वो दुपट्टे से दीवार पहुंचती, ना तुम्हारी चोंच टूटती। गलती तुम्हारी अम्मी की नहीं थी, फिर किसकी थी? खुद तुम्हारी। मेरी गलती? वो कैसे? तुम्हें मेरी तस्वीर दीवार पर नहीं बनानी चाहिए थी। तुमने अपने अब्बू का कलम भी तोड़ा और मेरी चोंच भी। दीवार की बजाय कागज पर मेरी तस्वीर बनाती तो कलम भी सही सालिम रहती और मेरी चोंच भी। मैं यही कहने आया था और अब चला। ये कहते ही नील तराज ने उड़ान भरी। अरे सुनो! कासनी उसे पुकारने के लिए तेजी से खिड़की की तरफ लगी। ठक से इसका सर खिड़की की चौखट से जा टकराया। उफ! और इसकी आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर थी, नींद में। इसका सर दीवार से जा टकराया था। इसने दीवार को देखा। तोता अब भी वहां मौजूद था। वो टूटी हुई चोंच लिए उसे तोता अब भी वहां मौजूद था, अपनी टूटी हुई चोंच लिए। उसे ख्वाब की बातें याद आ गई। सुबह हो चुकी थी। बाहर वाले कमरे से अब्बू के खंखारने की आवाज आ रही थी। कासनी चुपचाप बिस्तर से उठी और बाहर वाले कमरे में आ गई। अब्बू ने इसकी तरफ पुश किए अखबार पढ़ रहे थे। इसने आहिस्ता से पुकारा, अब्बू। अब्बू इसकी तरफ मुड़े और गहरी नजरों से उसे देखने लगे। बोले, कुछ नहीं। कासनी ने हाथ उठाए और अपने दोनों कान पकड़ लिए, जैसे माफी मांग रही हो। अब्बू आहिस्ता से उठे, इसके पास आए और इसको गले लगा लिया। कासनी जोर से रो पड़ी और अब्बू हंसते हुए इसकी पीठ को थपकियां देते रहे। अम्मी ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस कहानी को शेयर कीजिए।